झोपड़ी के पास एक नवयुवक बालक रहता था। बारिश के कारण अर्जुन को घर से निकलना मुश्किल हो गया था। अर्जुन के बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिससे वह बिल्कुल ही अकेला पड़ गया था। न सहारा, न कोई नौकरी, न ही जमीन जायदाद। अर्जुन एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले जंगल के पास रहता था और अपना जीवन यापन करता था। गांव के मुखिया दयाराम जी बहुत ही अच्छे और नेक दिल व्यक्ति थे। उन्होंने अर्जुन की स्थिति देखकर उसे अपने यहाँ काम पर रखा और साथ ही रहने के लिए अलग से एक झोपड़ी भी दी, क्योंकि अर्जुन एक अच्छा और नेक दिल व्यक्ति था। समय बीता चला गया और अर्जुन बड़ा हो गया। वह आज भी मुखिया जी के वहाँ काम करता और अपना जीवन गुजारता। दयाराम जी को अर्जुन पर बहुत भरोसा था। एक दिन मुखिया दयाराम ने अर्जुन से कहा, अर्जुन बेटा, तुम अब शादी कर लो। तुम्हारा शादी करने का उम्र भी हो गया है। अगर तुम्हारी पत्नी आएगी तो तुम्हारा खाने पीने से लेकर घर का सारा काम संभाल लेगी और तुम दोनों पति पत्नी एक साथ अच्छे से रहोगे। ये मेरा कहना है, क्योंकि मेरा भी अब उम्र हो चला है। पता नहीं तुम्हारा शादी भी देख पाऊंगा कि नहीं, या पहले ही भगवान के पास चला जाऊं। ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी मेरे आंखों के सामने हो और तुम्हारे बेटा बेटी मुझे दादा बुलाए। अब तुम्हारा क्या विचार है अर्जुन? तुम क्या चाहते हो? क्योंकि मैं तेरे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। मुखिया जी ऐसे बातें क्यों कहते हैं? बचपन से लेकर आज तक मेरा ख्याल रखा और माता पिता दोनों का दर्जा और प्यार दिया। माता पिता न होने पर महसूस ही नहीं करने दिया। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? ये सब बातें छोड़ो, शादी करोगे या नहीं? या तुम किसी को पसंद करते हो या लड़की में देखो, बताओ। क्योंकि आजकल के लड़के सब अपने पसंद से शादी करते हैं। हर कोई माता पिता के पसंद से शादी नहीं करता, क्योंकि लड़की को भी पसंद करनी चाहिए और लड़का लड़की को भी पसंद होना चाहिए। यानी लड़का लड़की दोनों के घर वालों को भी पसंद होनी चाहिए, तभी दोनों तरफ से बात आगे बढ़ती है। इसलिए बोलता हूँ, कोई लड़की पसंद हो तो बताओ, तुम्हारी शादी उसी से होगी। नहीं मुखिया जी, मेरे नजर में कोई भी नहीं है। आपके नजर में कोई है तो बताइए। आप जो बोलेंगे मेरे अच्छे और भले के लिए ही बोलेंगे, क्योंकि आप ही मेरे माता पिता के प्रतीक हैं और पिता समान। आपको जो ठीक लगे वही कीजिए। आपका निर्णय सदा ही अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा अर्जुन, मेरी नजर में तुम्हारे लिए गांव से कुछ ही दूर में मेरे दोस्त की एक लड़की है। वह बहुत ही सुशील, स्वाभाविक और अच्छी लड़की है। तुम तैयार हो तो मैं अपने दोस्त से बात करूं। शादी के खर्चे की चिंता बिल्कुल ही मत करना मेरे रहते हुए, वह हम सब संभाल लेंगे। आखिर मैंने तुम्हें बेटा माना है। ये मेरा ही फर्ज बनता है कि तुम्हारी शादी अच्छे से करूं। जो आपको अच्छा लगे मालिक। दयाराम मुखिया जी का एक बेटा भी था, विक्रम। ये सब बातें एक दीवार के पीछे कोने में आकर सुन रहा था। विक्रम गुस्से में आकर अपने पिता से कहा, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। अर्जुन हमारा नौकर है, घर का बेटा नहीं। उसकी शादी में पैसे खर्च करना ये ठीक नहीं है। पिताजी, वह सिर पर चढ़ जाएगा। बचपन से लेकर आज तक उसको सिर पर चढ़ा के रखे हैं आपने। अब तक वह हमारे पैसों पर पलता आ रहा है। अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। क्यों? आपने उसका जिम्मा ले रखा है क्या शादी करने का? जुबान संभाल के बोलो विक्रम, अपने जुबान को संभालो। सोच समझ के बोलो, तुम किसके बारे में बोल रहे हो? अर्जुन नौकर नहीं, बेटे जैसा है। पिताजी, उस गरीब की क्या औकात जो हमसे बराबरी करे। गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, पहले दिखावा का नाटक करते हैं, फिर भोले बनकर भरोसा जीतते हैं और मौका पाकर धोखा देते हैं। बस और एक शब्द नहीं विक्रम, तुम चुप ही रहो तो अच्छा है, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तुम मेरे बेटे हो। अर्जुन को तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? काश भगवान अर्जुन जैसा हर किसी को बेटा देता। नहीं, मैं जब बीमार था अब अर्जुन ने मेरा दिन रात देखभाल करता था। पता नहीं कब सोता था, कब उठता था। किसी भी चीज का कभी कमी नहीं होने देता था। उस समय तुम कहाँ थे? तब अर्जुन नहीं होता तो मेरा क्या हाल होता? एक बार सोचा है तुमने? अर्जुन पर गर्व होना चाहिए तुमको। अर्जुन तेरे रहते हुए भी तुम अपने आवारा दोस्तों के साथ मगन रहते थे। उस समय अर्जुन ने हमको संभाला और देखभाल किया। तुम रहते तो हमको मार ही डालते। शुक्र है अर्जुन जैसा बेटा मिला और तुम बोल रहे हो
नौकर नौकर नहीं अर्जुन मेरे बेटा जैसा है। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ अर्जुन की वजह से। विक्रम गुस्सा से वहाँ से चला जाता। मन ही मन सोचने लगा, यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। समय आने पर पिताजी और अर्जुन दोनों को बताऊंगा। कुछ समय बाद दयाराम जी ने अर्जुन की शादी भावना नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के बाद भावना से भावना, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पहले बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब तुम आ गई तब से हल्का महसूस होता है। अब अकेलापन दूर हुआ। मेरे मालिक ने जो किया मेरे लिए, उनका एहसान कैसे चुकाऊं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। दयाराम चाचा दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। हम हमेशा उनका मान सम्मान करना चाहिए। एक दिन विक्रम पिता से बोला, पिताजी, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? क्या करेगा? बताओ क्यों चाहिए? बस दीजिए। मुझे पता है आवारा नशेड़ी दोस्तों के लिए मांग रहे हो। अब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। यह पैसे बहुत मेहनत और लगन से कमा कर रखे हैं। तुमको क्या पता इन पैसों की वैल्यू? नहीं मिलेगा। जाओ जहां जाना है। वाह, मेरे लिए ये अपने पास देने के लिए पैसे नहीं है, और उस फटीचर की शादी पर पैसे उड़ाने के लिए बहुत पैसे थे। ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज अपने बाप को धमकी देता है। तुम कहना क्या चाहते हो और कौन से पैसे की बात कर रहे हो? आज तक कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाए हो। बचपन से लेकर आज तक तुमने क्या ही किया है? मैंने तुम्हें किसी भी चीज का आज तक कभी कमी होने नहीं दिया। बहुत लाड़ प्यार से तुम्हें पाला पोसा। शायद यही मेरी गलती थी। वह दिन आज देखना पड़ रहा है। विक्रम गुस्सा से वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ मालिक? आप लोग इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या बताऊं अर्जुन, विक्रम ने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। बहुत बिगड़ गया है। आजकल एक भी नहीं सुनता। आगे जाके क्या करेगा क्या नहीं कुछ पता नहीं। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का रास्ता भूल गया है। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। अब बात हाथ से निकल चुकी है। वह बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे उपाय करना पड़ेगा। इधर विक्रम बहुत गुस्से में होता है और सुनता है। विक्रम, मैं भी देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं देते हैं। विक्रम के मन ही मन में अर्जुन के लिए और भी घमंड भर गया। उसने एक चाल चली। 2 महीने के बाद दयाराम जी के तिजोरी से 4 लाख रुपए चोरी हो गए। विक्रम झूठ बोलते हुए, क्या हुआ पिताजी, इतना मायूस क्यों है? कोई परेशानी है? क्या हुआ बताओ पिताजी। छोटे मालिक की तिजोरी से 4 लाख रुपए चोरी हो गए। अच्छा, तो ये बात है। चोर और कौन होगा? अर्जुन ही होगा। ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम? मुझे अर्जुन पर पूरा भरोसा है। वो कभी ऐसा कर नहीं सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है पिताजी। वो आपके धोखा दिया है। चोरी उसी ने की है। उसकी नजर हमारे पैसों पर ही थी। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे ना। लो अब भुगतो। उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला नतीजा। दिन रात आपके आगे पीछे रहता था इसी के लिए। तभी वहाँ अर्जुन आता है। क्या हुआ मालिक? आप लोग इतना परेशान दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा भोले बनने की कोई जरूरत नहीं है। मालिक या छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। सच सच बताओ, चोरी के पैसे कहाँ रखे हो? बताओ, वरना मार मार के तेरे हड्डी पसली एक कर दूंगा। चोरी और मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम जैसे धोखेबाज को मैं अच्छे से जानता। पहले से बड़े लोगों को अपनी बातों में फंसाते हो और उनका भरोसा जीतकर मौका मिलते ही निकल जाते हो। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की। आप तो मेरे लिए पिता समान है। मैं आपके घर से कैसे चोरी कर सकता हूँ? यह अर्जुन एक नंबर का धोखेबाज और बेईमान है। बस विक्रम, अब बहुत हो गया। तुम कब से अर्जुन को भला बुरा बोलते जा रहे हो और एक शब्द नहीं अर्जुन के खिलाफ नहीं सुन सकता। मुझे अर्जुन पर तुमसे भी ज्यादा भरोसा है। अर्जुन ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। अर्जुन भले ही गरीब है लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और अच्छाई में तुमसे कई गुना अमीर है। उसकी बराबरी तुम कभी कर नहीं सकते। उसने आपकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया है। आप सच्चाई को देख नहीं रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इसके घर की तलाशी लीजिए। अब बहुत हो चुका विक्रम। मैं जानता हूँ तुम अर्जुन को झूठ बोल के फंसाना चाहते हो। मुझे अर्जुन पर पूरा भरोसा है। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अच्छा ठीक है, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे कमरे की तलाशी लीजिए। मेरे कमरे की तलाशी के बाद आपको अर्जुन के घर की तलाशी लेनी होगी। अर्जुन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। सबसे पहले विक्रम की रूम की तलाशी हुई लेकिन वहाँ पर पैसे नहीं मिले। फिर
अर्जुन के घर की तलाशी ली जाती है और अर्जुन के घर में पैसे मिल जाते हैं। यह देखकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है। आखिर घर में इतने सारे पैसे कहां से आए? मुखिया दयाराम जी को भी बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है। वे कुछ नहीं बोलते हैं, बस चुपचाप खड़े रहते हैं। विक्रम पिता से बोला, देखा पिताजी, आपसे मैं कब से कह रहा था पैसे अर्जुन ने लिए, लेकिन आपने मेरी बात माने ही नहीं। अब पता चला पिताजी। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की। आप तो मेरे लिए पिता समान है। मैं आपके घर से कैसे चोरी कर सकता हूँ? चुप कर धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वह तुम पर कितना भरोसा करते थे, मुझसे भी ज्यादा तुम पर भरोसा करते थे। तुमने उनके साथ विश्वास तोड़ा है। सबूत सबके सामने है कि चोरी तुमने की है। अब और कहने को बचा ही क्या है? पिताजी मैं तो कहता हूँ इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिताजी इस धोखेबाज को छोड़ना नहीं, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मैंने कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे पुलिस। मुझे कोई शिकायत नहीं, चलो यहाँ से। लेकिन पिताजी इसको ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? इसको सजा तो मिलनी चाहिए। मुझे कोई शिकायत नहीं, चलो यहाँ से। मुखिया जी वहाँ से चले जाते हैं। भावना, ये क्या हो गया? मैंने अपने पिता समान मालिक को ठेस पहुंचाई है। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। वह अंदर से पूरे बिखर चुके होंगे। लेकिन मेरी तो कोई गलती नहीं है। और ये पैसे हमारे घर में कब और कैसे आया है, किसने रखे, कुछ पता नहीं। मुझे मालिक की चिंता हो रही। न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे कैसे भी करके मालिक से बात करना होगा। अभी आपका वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। कोई भी आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि दयाराम चाचा ने भी आप पर भरोसा नहीं किया। वो बिना कुछ बोले ही चले गए। मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। उनका दिल टूटा है। भले ही मैंने चोरी नहीं की, लेकिन सबके सामने हमारे घर में पैसे मिले और ये सबका कहना है कि मैं ही चोर हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी इस लगे कलंक को कैसे मिटाऊं? मालिक को कैसे समझाऊं? दूसरे दिन सारे गांव में यह बात फैल जाती है। अर्जुन ने मुखिया दयाराम जी के घर से पैसे चुराए हैं। गांव वाले अर्जुन को देखकर बातें बनाने और बोलने लगते हैं। अर्जुन को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। अर्जुन मुखिया जी की एक झलक देखने के लिए घंटों तक उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, क्योंकि उस दिन से मुखिया जी ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अर्जुन को यह बात सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह वहाँ से चला जाता है। सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने को आया है। आटा बस 2 दिन का ही बचा है। आप अपने मालिक के भरोसे, मुझे नहीं लगता अब वह आपको काम पर बुलाएंगे। आप कुछ और काम देख लीजिए, नहीं तो हमारे घर कैसे चलेगा। हमें भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि घर का राशन खत्म हो गया है? अब बता रही हो। कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते थे, न ठीक से खाते थे न सोते थे। मेरी मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। सेठ पटेल दास के पास जाकर काम के लिए पूछता है। मालिक, हमको कुछ काम दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे तुम वही चोर अर्जुन है ना, जिसने मुखिया के यहाँ चोरी की थी। मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। क्या पता कल को तुम मेरी दुकान में भी ये हरकत कर दो। नहीं करवाना है भाई कोई काम, कहीं और जाके देख लो। अर्जुन को यह बात सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन सेठ धुनुराम को काम के लिए पूछता है और सेठ मान जाता है। ठीक है भाई, तुम कल से काम पर आ जाना। वैसे भी बहुत काम पड़ा है। धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से आ जाऊंगा। तभी वहाँ पर सेठ की पत्नी मालिनी आ जाती है। यह आप क्या कर रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इसको काम पर रखने। आपको पता नहीं है इसने क्या किया है। भलाई का जमाना नहीं रहा। आप इसको काम देकर भलाई करने जाओगे और कल को ये हमारा घर साफ कर देगा। आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मुखिया जी की यही गलती थी, उन्होंने इस पर भरोसा किया। यहाँ तक कि बचपन से इससे पाला, इसकी शादी भी करवाई, फिर भी इसने उनके साथ बेईमानी की। अगर अभी आपने इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, भाग्यवान नहीं रखूंगा। अर्जुन तुम जाओ भाई, तुम्हारी वजह से मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। काम नहीं करवाना भाई, जाओ यहाँ से। तुम किधर और जाकर काम देख लो। अर्जुन को यह बात सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह वहाँ से चला जाता है। इधर अर्जुन की पत्नी भावना को भी काम की औरतें ताना मारती थी। अरे देखो तो उस अर्जुन की पत्नी है ना, मैंने तो सुना है दोनों पति पत्नी मिलकर चोरी करते हैं। जो मुखिया जी जैसे अच्छे आदमी को फंसा के रखा था, इन दोनों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है।
इनके घर पे पैसे भी मिले हैं। अरे देखो तो कैसी है, कल मुई। भावना को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो घर चली आती है। घर पर अर्ज को देखकर भावना पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो काम देखने गए थे ना, मिला क्या? भावना देखने गया था लेकिन वहाँ पर काम नहीं था। कल फिर जाकर देखता हूँ। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाई? उस सब्जी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि दाम सुनकर ही मैं वापस आ गई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना देती हूँ, वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। और फिर दोनों चुप बैठ जाते हैं। भावना और अर्जुन लोगों के ताने की बात एक दूसरे से छुपाते हैं। फिर एक दिन अर्जुन के घर एक आदमी आता है और बोलता है, भैया तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है, काम पे जल्दी चलो भाई, नहीं तो मेरा क्या हाल करेंगे ये तो वो ही जाने। चलो भाई, जल्दी तुम्हें क्यों बुलाया है वो तो सेठ ही जाने। चलो भाई चलो। क्या सच में भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे काम तो मिल गया। भावना, मैं निकलता हूँ। ठीक है, आप जाइए, जैसे ही फुर्सत मिले खाने के लिए आ जाना। तुम अपना ख्याल रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगा। अर्जुन सेठ पटेल दास के पास काम करने निकल पड़ता है और दिन भर मजदूरी करने के बाद सेठ पटेल दास उसी दिन उसे एक दिन की अच्छी मजदूरी के पैसे भी देता है। ये लो भाई अर्जुन, तुम्हारी आज की मजदूरी, कल से वक्त पर आया करना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपको नहीं पता मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। अगर आज आप काम ना देते तो मुझे भूखे रहने की नौबत आती। अभी मैं चलता हूँ सेठ जी। अर्जुन खुशी से अपने घर की ओर चला जाता है। इधर सेठ पटेल दास मुखिया से मिलने जाता है। मुखिया जी, मैंने आपका काम कर दिया है, जैसे आपने बोला था उसे काम पर रख लिए और पैसे भी दिए। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। आपने कहा इसीलिए मेरी पत्नी मानी, नहीं तो मेरी पत्नी को मनाना मुश्किल था। शुक्रिया दोस्त तुम्हारा, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन विक्रम आदमी से बात करता है। अच्छा तो ये बात है, उस सेठ के यहाँ अर्जुन को काम मिल गया। तुम्हें एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के पैसे चुराए थे और अर्जुन के घर में रखे थे, वैसे ही उस सेठ की पत्नी का हार चुरा लो और मौका मिलते ही अर्जुन के घर पर रख दो। मैं भी देखता हूँ वह सेठ अर्जुन को कैसे काम पर रखता है। उस अर्जुन को मैं भूख में तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसे पाई पाई का मोहताज ना बनाया तो मेरा भी नाम विक्रम नहीं। ये सारी बातें मुखिया जी सुन लेते हैं। उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है और अर्जुन के लिए उनका दिल और भी तड़पता है। गुस्से में वे विक्रम के कमरे में जाकर बोलते हैं, अच्छा तो ये बात है, तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे अर्जुन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम इतना बिगड़ गए हो कि अपने ही घर में चोरी की और दोस्त बेचारे उस ईश्वर अर्जुन को दे। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उसके लिए तुम पुलिस भी बुला रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को भी बताऊंगा कि तुमने किस तरह से उसे फंसाया था। तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम उस बेचारे की जान ले लोगे। तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने। विक्रम कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। मुखिया वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन मुखिया सारे गांव वालों को अपने बेटे की सच्चाई बताते हैं और उसके बेटे की वजह से विक्रम को जो झेलना पड़ा, उसके लिए मुखिया उसे अपनी 10 एकड़ की जमीन अर्जुन के नाम करते हैं।